जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत के जितने नदी हैं सभी के बारे में पढ़ लेना है और नदी वाला जितना क्लास है आज समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है कि जब भारत का मैप देखिएगा तो एक हिस्सा जो है आधे पर से वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और कोई भी भूभाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो यानी जल स्तर से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और ये भारत का जितना हिस्सा है आधा पर से आप देखिएगा। इसके बाद ये गुजरात हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, तो उसके नीचे जितना भाग देखिएगा तीन तरफ से जल से घिरा है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। प्रायद्वीपीय जो भारत है अगर भारतीय भूखंड के हिसाब से देखा जाए तो ये प्राचीन भूखंड में आता है। जो हिमालय का भूखंड है यानी प्रायद्वीपीय के ऊपर जाइएगा गंगा नदी का जो भूखंड आता है वो अभी विकसित हो ही रहा है और वो इसके तुलना में युवा है और ये प्रौढ़ अवस्था में है। तो इस इधर के जितना नदी देखेंगे तो नदी भी ये क्या होगा, प्रौढ़ अवस्था में होगा, यानी कि हिमालय की तुलना में इधर की नदी प्राचीन होगा। तो आइए यहाँ से देखा जाए। सबसे पहले तो हम लोगों को क्रम से देखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्रम से पूछ लेता है। क्रम से देखने के बाद उसके बाद एक एक नदी के बारे में बात किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो लूनी नदी के बाद भादर नदी और भादर नदी के बाद सतरंजी नदी, ये तीनों नदियां जो है ये गुजरात में प्रवाहित होता है। उसके बाद साबरमती आता है, तो साबरमती भी जो नदी है ये भी गुजरात में ही प्रवाहित होता है, मतलब गुजरात में इसका मुहासा है। इसके बाद अगर देखा जाए माही नदी, तो ये भी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से उद्गम होके और आके गुजरात की एक खंबात की खाड़ी है इसमें अपना पानी विसर्जित कर देता है। नर्मदा नदी भी गुजरात के खंबात की खाड़ी में ही पानी विसर्जित करता है। उसके बाद ताप्ती या तापी नदी आता है, तो लाइन से याद करना है। तो साबरमती के बाद माही के बाद नर्मदा और नर्मदा के बाद तापी के बाद देखिएगा कि मांडवी नदी है। मांडवी नदी ये आपका गोवा में प्रवाहित होता है। उसके बाद जावड़ी या जुआरी नदी ये भी गोवा में प्रवाहित होता है, तो ये दोनों याद रखना है। शरावती नदी और गंगाबेली नदी ये दोनों कर्नाटक में प्रवाहित होता है, तो ये याद रखना है। इसके नीचे आएंगे पेरियार, तो ये पेरियार केरल में प्रवाहित होता है और भरतभुजा भी केरल में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार ऐसे करके याद करना है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके बाद फिर इधर से याद करना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देखिए, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से गंगा नदी आता है, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है दोनों का पद्मा नदी। तो इन दोनों के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं लोग, तो उस क्लास में जाके पढ़ लीजिएगा। ये जितना नदी है सभी के बारे में पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से, तो उधर जाके पढ़ लेना है उस क्लास में। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्वर्ण नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, उसके बाद महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कोनोर नदी, कावेरी नदी, वेगई नदी और ताम्रपनी नदी। तो इतना नदी ये है लाइन से, जो कि उत्तर से हम लोग दक्षिण की तरफ देखे हैं। तो जब आप पूछेगा आपसे कि उत्तर से दक्षिण सजाइए तो पता रहेगा तभी तो सजाइएगा। तो इधर देखिए जितना मतलब कि जो फेमस नदी है तो उसको पहले एक बार में याद कर लीजिए। जैसे कि महानदी हो गया, उसके बाद गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो ऐसे करके आप शॉर्ट ट्रिक भी बना के आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद करना है, उसके बाद एक एक नदी के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले लूनी नदी के बारे में देखा जाए। ये रहा लूनी नदी। अब यहाँ पे देखिएगा कि अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत है नाग पहाड़ी, और ये नाग पहाड़ी पड़ता है अजमेर में और यहीं से ये निकलता है। तो याद रखना है उद्गम स्थल अरावली के नाग पहाड़ी, और यह जगह पूछ देगा कि अजमेर, तो अजमेर भी याद रखना है। तो उद्गम स्थल जान लिए। अगर मुहासा की बात किया जाए तो ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है, यानी कि जब ये प्रवाहित हो के आता है अजमेर से तो ये कच्छ जो है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये समुद्र में नहीं पहुँच पाता है अरब सागर में। तो यहाँ से जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो यही नदी है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो लूनी नदी को ही लौनी नदी के नाम से जाना जाता है, और इसमें सबसे जो फेमस क्वेश्चन आएगा वो आएगा रेगिस्तान की गंगा किसे कहा जाता है। तो लूनी नदी को ही रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है
क्योंकि यहाँ पे थार रेगिस्तान आप देखिएगा कि गुजरात में है और थार रेगिस्तान से ये होते हुए आता है। तो रेगिस्तान में ये जितना जैव विविधता है सबको ये पानी दे के आता है, तो इसीलिए ये रेगिस्तान की गंगा बोला जाता है। इसके सहायक नदी की बात किया जाए तो एक सरसुरी नदी है, एक उसके बाद सुकरी नदी है। सुकरी नदी जो है ये पुष्कर झील से उद्गम होता है और पुष्कर जो झील है ये आपका राजस्थान में ही पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्कर झील से कौन सा नदी उद्गम होता है, तो सुकरी नदी। अब बात किया जाए तो साबरमती, तो यहाँ पे साबरमती देखिए, साबरमती का जो उद्गम स्थल है ये जय समुद्र झील है, तो उसी झील से ये उद्गम होता है और ये आके खंबात के खाड़ी में अपना पानी विसर्जित कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है, एक तो उद्गम स्थल जय समुद्र, उसके बाद ये पूछता है कि देखिए इस पे गांधीनगर है जो कि गुजरात की राजधानी है, तो इसी पे बसा है। उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद भी इसी पे बसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अहमदाबाद किस नदी पे है या गांधीनगर किस नदी पे बसा हुआ है। उसके बाद एक और इतिहास में क्वेश्चन जुड़ता है कि साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती आश्रम गांधी जी के जीवनी से जुड़ा है, तो साबरमती आश्रम भी इसी नदी पे था। तो इस प्रकार इतिहास में भी पढ़ना है इस नदी को। उसके बाद देखिए साबरमती आश्रम के जब नीचे आएंगे लोग तो माही नदी दिखाई दे रहा है, तो माही नदी के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी एमपी से और मेहद झील से। तो ये याद रखना है कि मेहद झील से होता है माही नदी का उद्गम। इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माही नदी जब प्रवाहित होता है तो इसमें तो हम सीधा बनाए हैं, लेकिन ये दो बार कर्क रेखा काटता है, एक बार आते हुए फिर एक बार जाएगा फिर काटेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी है जो दो बार कर्क रेखा को काटती है, तो माही नदी है, और याद रखना है कि माही नदी ही दो बार काटती है। अब इसमें ये देखिएगा कि माही नदी का जो उद्गम स्थल तो देख लिए, इसका अगर मुहासा देखिएगा तो ये भी खंबात के खाड़ी में आके अपना पानी विसर्जन कर देता है, तो इसका भी मुहासा खंबात के खाड़ी है। इसके बाद नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के बारे में डिटेल में पढ़े हैं लोग इसके पहले वाला क्लास में, तो उसमें जाके आराम से प्लेलिस्ट में देख के और पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में पढ़े हैं लोग। नर्मदा नदी ये विंध्याचल पर्वत से ही निकलता है एमपी से, और 3 राज्यों में प्रवाहित होता है और यहाँ पे आके अपना पानी विसर्जन कर देता है। नर्मदा नदी और उसके बाद ताप्ती नदी, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़े हैं लोग, तो ये याद रखना है। अब देखिए माही नदी से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरत इस पे बसा है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इन दोनों के बारे में पढ़ लेना है, और ये दोनों नदी खंबात के खाड़ी में आके मिल जाता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए मांडवी नदी, तो मांडवी नदी ये गोवा में प्रवाहित होता है, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। एक जुआरी नदी है, तो ये भी गोवा में प्रवाहित होता है। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है शरावती नदी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए शरावती नदी का उद्गम स्थल जो है शिमोगा जिला से, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, और ये कर्नाटक में प्रवाहित होता है, और ये आके अरब सागर में अपना पानी विसर्जन कर देता है। शरावती नदी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गरसोपा जलप्रपात है या जो वाटरफॉल है ये किस नदी पे है, तो ये शरावती नदी पे ही है, तो याद रखना है। अब इसके नीचे हम आएंगे लोग तो गंगावेली नदी जो है, तो गंगावेली नदी इतना याद रखना है कि ये कर्नाटक और केरल में प्रवाहित होता है बस, और ये साउथ की नदी है, इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद पेरियार नदी, तो पेरियार नदी से एक क्वेश्चन पूछेगा ये कि ये किस राज्य में प्रवाहित होता है, तो केरल में प्रवाहित होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक भरतभुजा नदी है और एक पेरियार नदी है, तो पेरियार नदी का जो लंबाई है ये 244 किलोमीटर है, और भरतभुजा की जो लंबाई है 245 किलोमीटर है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन बड़ा नदी है, तो जब दोनों साथ में दे, भरतभुजा केरल की सबसे लंबी नदी है, अगर भरतभुजा नहीं दे रहा है तो पेरियार मारना है। भरतभुजा को ही बोला जाता है पनानी नदी, इसका उद्गम होता है अन्नामलाई की पहाड़ी से, और ये केरल की सबसे लंबी नदी है, तो इतना याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग इस प्रकार देख लिए सभी। अब यहाँ से देखिए दामोदर जो नदी है इसके बारे में पढ़ लिए हैं लोग, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो ये बंगाल की शोक नदी बोला जाता है, जैसे कि बिहार के शोक नदी की बात किया जाए तो कोसी नदी है, कोसी नदी बराड़ क्षेत्र से प्रवाहित होता है, तो ये याद रखना है। अगर वहीं पे बात किया जाए कि स्वर्ण नदी जो है
तो ये स्वर्ण नदी या ब्राह्मणी नदी ये उड़ीसा का शोक है। असम का शोक नदी का बात किया जाए तो खूनी नदी के नाम से जाना जाता है लोहित नदी, तो लोहित नदी को ही असम का शोक बोला जाता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए विविध में कुछ पढ़ना है तो विविध में पढ़ लिया जाए। तो देखिए कोसी नदी के बारे में, तो बिहार का शोक बोला जाता है और बिहार के बरार क्षेत्र से प्रवाहित होता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद चंबल नदी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए चंबल नदी के बारे में इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लेना है। तो देखिए चंबल नदी जो प्रवाहित होता है ये राजस्थान से प्रवाहित होता है और ये घड़ियालों का ये प्राकृतिक निवास स्थल है, तो यही इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा घड़ियाल का प्राकृतिक निवास स्थल कौन सा नदी है, तो चंबल नदी है। चंबल नदी के बाद केन नदी के बारे में पढ़ना है। केन नदी को ही बोला जाता है कर्णावती नदी। इसका उद्गम देखिएगा तो कैमूर के पहाड़ी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पे है, तो ये याद रखना है। इसका अगर मुहासा की बात किया जाए तो यमुना नदी में बांदा जिला में जाके ये मिल जाता है। तो इधर के हम लोग सभी नदी देख लिए। अब इधर का थोड़ा सा नदी देखिए तो हुगली नदी जो है ये वितरिका नदी है गंगा की, तो ये याद रखना है। और हुगली नदी की दामोदर नदी जो है ये सहायक नदी है, तो ये याद रखना है। स्वर्ण नदी ये उड़ीसा की नदी है जो कि उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है। बैतरणी नदी ये भी उड़ीसा, और ब्राह्मणी नदी ये भी उड़ीसा में प्रवाहित होता है। इसके बाद महानदी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े हैं लोग, तो उसमें जाके देख लेना है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बारे में भी डिटेल में पढ़े हैं लोग, तो वो भी जाके उसमें देखना है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे कि देखिए यहाँ से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र जब प्रवाहित होकर आता है तो इसका नाम दोनों का संयुक्त रूप से हो जाता है पद्मा, और पद्मा नदी के मुहासा पे ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये तो क्वेश्चन आता ही है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन डेल्टा है। वैसे ही ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नंबर पे कौन सा डेल्टा है और कहाँ बनता है, तो देखिएगा कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो मुहासा है वहाँ पे आके गोदावरी नदी और कृष्णा नदी संयुक्त रूप से अपना पानी विसर्जन करता है लोग बंगाल के खाड़ी में, और यहीं पे भारत का द्वितीय नंबर पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो ये याद रखना है कि गोदावरी और कृष्णा नदी के संगम पे बनता है। अगर इसके नीचे आएंगे लोग तो ये पोनो नदी है जो कि कर्नाटक में प्रवाहित होता है। इसके नीचे कावेरी नदी है, तो ये दक्षिण भारत की गंगा है और ये दक्षिण की गंगा है, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये इसके बारे में डिटेल से पढ़े हैं लोग, तो उसमें जाकर पढ़ना होगा। अब इसके नीचे आएंगे लोग तो ये दो नदी याद रखिएगा, एक वेगाई नदी एक ताम्रपर्णी नदी, दोनों ये प्रवाहित होता है तमिलनाडु में। तो यहाँ से जितना दक्षिण भारत का नदी है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब पढ़ लिए हैं लोग। अब ऐसे बहुत सारा नदी है तो सभी नदी के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे जो भी नदी है करेंट में कुछ उस पर परियोजना चल रहा है या कोई कारण से वो प्रसिद्ध है हाल फिलहाल में, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो वो तो करंट में हम लोग पढ़ते रहेंगे जो फेमस नदी होगा हाल फिलहाल में। अब यहाँ से ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा इधर देख लिया जाए तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी अगर देखा जाए तो दो भागों में अगर इसको बांट दिया जाए, एक हो जाएगा अरब सागर में मुहासा, यानी इस साइड, एक मुहासा हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में। तो ये ऐसे क्रम से है, इसको एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, साबरमती, पेरियार, जुआरी, मांडवी, ये सब नदी है जो कि अरब सागर में अपना पानी विसर्जन करता है लोग। वहीं पे बात किया जाए कि बंगाल की खाड़ी में कौन पानी विसर्जन करता है, तो ये स्वर्ण नदी हो गया, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो इस प्रकार पढ़ लेना है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से समझना है थोड़ा सा, तो देखिए हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में क्या भिन्नता है, तो ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले हिमालय नदी की बात किया जाए तो हिमालय नदी जो है ये पूर्ववर्तित प्रवाह होता है, यानी कि ये उत्तर से निकलता है, हिमालय तो उत्तर में है, उत्तर से निकल के और ये पूरब के दिशा में प्रवाहित होता है। अधिकतर नदी देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में इसका मुहासा है। सिंधु नदी एक अपवाद में है, और सिंधु नदी तंत्र जितना नदी है उसके साथ साथ तो वो एक अपवाद में है, बाकी सभी नदी लगभग बंगाल के खाड़ी में ही अपना पानी विसर्जन करता है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा प्रायद्वीपीय में तो ये अनुवर्तित प्रवाह होता है, यानी कि देखिए इधर से निकला और ये आ रहा है, इधर से निकला ये आ रहा है, तो ये देखना है। तो ये अनुवर्तित और वो पूर्ववर्तित। उद्गम की बात किया जाए तो ये हिमालय से उद्गम होता है और ये हिमाद्री नदी होता है, क्योंकि
बड़ा बड़ा ग्लेशियर है और वहाँ से ये जल स्तर प्राप्त करता है लोग हिमालय का नदी। और वहीं पे प्रायद्वीपीय नदी का बात किया जाए तो ये पठार क्षेत्र से किसी झील या किसी पर्वत के ऊपर जो झील है या पानी जो बरसात के दिन में होता है तो उस सब से अपना पानी ग्रहण करके ये एक रिफ्ट वैली में प्रवाहित होता है लोग। क्योंकि इधर का जो भूमि देखिएगा ये रिफ्ट वैली ही होता है और ये प्राचीन भूमि है तो पथरीला टाइप का है थोड़ा सा। ये बारहमासी नदी है हिमालय नदी, क्योंकि हिमालय नदी को दोनों तरीके से पानी प्राप्त होता है। एक तो मान लीजिए बरसात के दिन में बारिश से प्राप्त हो जाएगा और जब बरसात नहीं रहता है तो हिम पिघलने से ऊपर से पहाड़ से हिमालय से निकल के आता है जो पानी, तो इसमें समाहित होकर ये प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार ये 12 मास इधर के नदी में पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में क्या होता है कि वो तो किसी न किसी झील से अपना पानी ग्रहण करता है। ये ऐसे भी होता है कि बरसात के दिन में पानी ग्रहण किया, बरसात जिससे खत्म होता है तो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है और वो नदी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए वो मौसमी नदी है और इधर का नदी 12 मासी है। हिमालय नदी की बात किया जाए तो हिमालय अभी विकसित हो रहा है, युवा अवस्था में है। तो इधर के नदी जितना है ये भी नदी युवा अवस्था में है और ये नदी भी विकसित हो रहा है। अगर इधर का बात किया जाए प्रायद्वीपीय नदी के बारे में तो ये प्रौढ़ अवस्था में है, यानी कि बूढ़ा हो गया है, धीरे धीरे ये घिस रहा है, धीरे धीरे इसका आयु समाप्त हो रहा है। तो ये याद रखना है कि ये प्रौढ़ अवस्था में है। अगर मुहासा की बात किया जाए तो जितना आप देखिएगा हिमालय नदी का वो बड़ा बड़ा डेल्टा बनाता है। और डेल्टा क्या होता है कि एक उपजाऊ भूमि हो जाता है। जैसे कि जब नदी कोई प्रवाहित होता है तो पानी के साथ साथ में कूड़ा करकट भी लेके आता है और वो सड़ेगा गड़ेगा तो मिट्टी बनेगा। वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए कि उसमें खनिज और ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगा। तो वो जहाँ पे भी बाढ़ आता है या उसके आसपास का जहाँ मुहासा है एक क्षेत्र बना देता है मिट्टी का और उसी को बोला जाता है डेल्टा, और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होता है। और इधर के देखिएगा तो ये जो आता है अपने मुहासा पे डेल्टा नहीं बना के ये सीधे निकल जाता है और वहाँ पे दलदली भूमि थोड़ा सा बनाता है। तो ये याद रखना है। तो इस प्रकार हम लोग दोनों में विभाजन देख लिए। आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।